हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एग्ज़ाम हंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई। और आज हम जुड़े हैं क्लास 7 के हिस्ट्री के साथ। इससे पहले हमने क्लास 6 के हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। तो अगर आपने पिछले क्लासेस को नहीं देखा है तो आप पिछले क्लासेस में आप क्लास 6 के हिस्ट्री की टोटल सीरीज देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज हम देखेंगे क्लास 7 के हिस्ट्री चैप्टर 1 और इसका शीर्षक है हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज के इस वीडियो में और आज के इस चैप्टर में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ना है और किन किन चीज़ों को हमें समझना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे अरब भूगोलवेत्ता के बारे में। तो ये कौन थे? तो अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1151 में दुनिया के मानचित्र में पहली बार भारत की स्थिति को दर्शाया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि 1151 में दुनिया की मानचित्र पर पहली बार भारत की स्थिति को किसने दर्शाया, तो आपका जवाब होगा अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने। ठीक। दूसरी बार भारतीय उपमहाद्वीप को स्पष्ट रूप से फ्रांसीसी मानचित्रकार ग्विलाम द लिस्ले ने 1720 में विश्व के नक्शे में दिखाया था। 1750 ईस्वी तक हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इसमें सबसे ज़्यादा परिवर्तन क्या हुआ था? तो भाषा में परिवर्तन यानी शब्दावली में परिवर्तन हुआ था। समय के साथ साथ विभिन्न भाषाओं और शब्दावली के अर्थों में अलग बदलाव आए थे। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। किसे? हिंदुस्तान को। 13वीं सदी में भारतीय फ्रांसीसी इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों के लिए किया था। अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि 13वीं शताब्दी में ये जो फ्रांसीसी इतिहासकार थे मिन्हाज ए सिराज, इन्होंने हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किन क्षेत्रों के लिए किया, तो आपका जवाब होगा पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों के लिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किन के लिए किया गया, तो आपका जवाब होगा कि इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया। बाबर ने वर्णन 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। यानी इनका जो वर्णन था उसमें 14वीं सदी के जो कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ सामान था। अब हम पढ़ेंगे विदेशी के बारे में कि क्या है और उसका अर्थ क्या है। तो विदेशी आज इसका अर्थ है जो व्यक्ति भारतीय ना हो, यानी ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। मध्य युग में किसी गांव में आने वाले कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, उसे विदेशी कहा जाता था। यानी जो मध्य युग के समय गांव में कोई अनजान या अजनबी लोग जब आते थे तो गांव के लोग उन्हें विदेशी कहते थे। और इसी का उपयोग कब हुआ था? तो मध्य युग में हुआ था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ऐतिहासिक स्रोतों के संदर्भ में परिवर्तन। इस कालखंड के ऐतिहासिक स्रोत सिक्के, अभिलेख, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री की संख्या और विविधता बढ़ गई है। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन और उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते इत्यादि कागजों पर लिखने लगे थे। यानी इस वक्त लोग कागजों का इस्तेमाल करने लगे थे। धनी व्यक्ति, शासक जन मठ, मंदिर, पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। अब अभिलेखागार क्या है फ्रेंड्स? तो ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, यानी जहां पर रखा जाता है उस जगह को अभिलेखागार कहते हैं। सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन। इस वक्त क्या हुआ? तो सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन भी हुए। नए प्रौद्योगिकी जैसे सिंचाई में रहट, कटाई में चरखे, युद्ध में आग्नेयास्त्रों यानी बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल हुआ। खान पान में बदलाव के रूप में आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी में बदलाव आया। राजपूतों का उदय हुआ। साथ ही मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ आदि समूहों का महत्व राजनीतिक रूप से भी बढ़ गया था। ठीक है, किसान तथा अन्य समुदाय विभिन्न वर्गों में बंट गए थे, जिन्हें आर्थिक आधार पर ऊंच नीच में बांट गया था। यानी जो समुदाय थे उन्हें विभिन्न
वर्गों में बांट दिया गया था और आर्थिक आधार पर ऊंच नीच में बांटा गया था, परंतु जाति व्यवस्था स्थायी नहीं थी। इसी वजह से सत्ता का प्रभाव एवं संसाधनों के नियंत्रण के आधार पर जातियों के दर्जे बदलते रहते थे। ये जो सत्ता का प्रभाव नहीं था ना, इसी की वजह से ये नियंत्रण के आधार पर जातियों के दर्जे बदलते रहते थे। जातियां स्वयं अपने नियम बनाती थी, जिनका पालन जाति पंचायत द्वारा किया जाता था। अब हम पढ़ेंगे क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में। तो कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे, यानी अपने अपने सबके भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। इसी की वजह से उनकी भाषा और संस्कृति विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी, यानी उनकी जो संस्कृति और भाषाएं थी उनमें बहुत सारी विशेषताएं थी जो सब स्पष्ट हो गई थी। चौल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंशों का विशाल साम्राज्य था, तो कुछ क्षेत्रीय राजाओं का भी उदय हुआ था। और अब धार्मिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि इससे पहले हमने जो परिवर्तन के बारे में पढ़ा था वो था सामाजिक और राजनीतिक। इसके बाद हम पढ़ेंगे धार्मिक परिवर्तन के बारे में। तो किसी दैविक तत्व में आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक तथा आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। नए देवी देवताओं की पूजा, मंदिरों का निर्माण, विभिन्न शैली में ब्राह्मण का धन संरक्षक के रूप में महत्व, प्रेमल देवी देवताओं के रूप में जन साधारण तथा भक्ति तक पहुंच, नए धर्मों जैसे इस्लाम का आगमन इत्यादि महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो कई शासकों इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। अगर आपसे पूछा जाए कि उलेमा का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता था, तो कई शासक जैसे इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे शिया के बारे में। तो शिया क्या है? तो पैगंबर साहब के दामाद अली को अपना नेता मानते थे। और सुन्नी ये क्या है? ये खलीफाओं को मानते थे। शिया को कौन मानते थे? तो पैगंबर साहब के दामाद अली को जो अपना नेता मानते थे वो, और सुन्नी ये खलीफाओं को मानते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर से इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही है। अब हम जानेंगे इस्लामी न्याय सिद्धांत के बारे में। तो भारत में हनफी और सफ़ी ये दोनों इस्लामी न्याय सिद्धांत थे। अब हम नोट में एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे। तो 700 से 1750 तक लगभग 1000 वर्षों के कालखंड को मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत रखा जाता था। तो फ्रेंड्स, आज के सीरीज में इतने ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप नए लर्नर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आपको आगे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़ा है तो आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ को मतलब इन पेजों को फॉलो करने के लिए इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है फ्रेंड्स। तो जिससे आप डायरेक्ट इन जगह से जुड़ सकते हैं। यहाँ से आपको क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स और ट्रिक के नए नए वीडियोज़ आपको यहाँ से प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।